लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्वीटी। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ पीवाईक्यूज ऑफ 2023 यूजीसी नेट के जो पेपर्स हैं वो मैं आज डिस्कस करूंगी। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं पीवाईक्यूज भी लाने वाली हूँ 10 इयर्स की पीवाईक्यूज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए, क्योंकि अगर आप 10 इयर्स की पीवाईक्यूज कर लोगे तो आपके जो पैटर्न है आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि क्वेश्चन सेम नहीं आते बट पैटर्न रिपीट करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ 50 तक हमारा पेपर 1 है। पेपर 2 में कॉमर्स का क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51 से, द सिक्वेंशियल स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बाय। मैं चाहती थी कि आपको टाइम वेस्ट ना करूं, इसलिए इंट्रोडक्शन में टाइम वेस्ट नहीं की। ठीक है, तो द सिक्वेंशियल स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय। तो ये क्वेश्चन कहाँ से दिया हुआ है? मोरल डेवलपमेंट जो हमने स्टेप पढ़ा है, कौन कौन सा स्टेप होता है हमारा? प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज एंड प्रिंसिपल ओरिएंटेड स्टेज। ठीक है, प्री कन्वेंशनल स्टेज में क्या होता है? जब हम सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कन्वेंशनल स्टेज में हम क्या करते हैं? गुड बॉय गुड गर्ल एटीट्यूड में होता है हमारा। प्रिंसिपल ओरिएंटेड मतलब क्या होता है? जब हम इथिक्स के बारे में बात करते हैं। तो ऐसा कंसेप्चुलाइजेशन, डिस्पोजिशन, कंसिस्टेंसी ऐसा हमने नहीं पढ़ा है वर्ल्ड डेवलपमेंट में। कंसिस्टेंसी और हार्मनी ये भी हमने नहीं पढ़ा है। प्रिंसिपल ओरिएंटेड, कन्वेंशनल एंड प्री कन्वेंशनल, तो ये जो है सीक्वेंस में लगाना। ये क्वेश्चन जो थर्ड ऑप्शन है वो ऑप्शन तो सही है, बट ये सीक्वेंस में नहीं है। सीक्वेंस में क्या होगा? पहले क्या आएगा? प्री कन्वेंशनल, जिसमें हम सेल्फ इंटरेस्ट मतलब देखते हैं कि जो चाइल्ड है उसका सेल्फ इंटरेस्ट क्या है। फिर कन्वेंशनल में क्या देखते हैं हम? गुड बॉय गुड गर्ल एटीट्यूड, की जो टीचर्स को पसंद आता है वही स्टूडेंट करते हैं। और प्रिंसिपल ओरिएंटेड में क्या होता है? जो एथिक्स में सही है वो हम करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा 51 का? 4। प्री कन्वेंशनल स्टेज एंड प्रिंसिपल ओरिएंटेड स्टेज। सोशल एक्सपेक्टेशन, मोरल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन। सोशल एक्सपेक्टेशन के बीच में होता है ये। ठीक है, प्रिंसिपल ओरिएंटेड होता है। और थर्ड हमारा नेक्स्ट है हमारा 52, क्वेश्चन नंबर 52। इसमें क्या है? टाइम डायमेंशन मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, मैच लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से करना है। डिस्क्रिप्शन है दिया हुआ, आइडेंटिफायर करना है आपको। रिसर्च डिजाइन आपने रिसर्च डिजाइन पढ़ा है तो आपको ये आंसर आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम डायमेंशन किस में आएगा? टाइम डायमेंशन एक्सप्लोरेटरी में क्या करते हैं? हम एक्सप्लोर करते हैं किसी चीज के बारे में। ठीक है, स्टैटिस्टिकल स्टडी मतलब जब हम न्यूमेरिकल डेटा पे स्टडी करते हैं। डिस्क्रिप्टिव मतलब जैसे कि थियोरेटिकल जिस पे हम करते हैं। और प्रो सेक्शनल का मतलब जैसे कि बचपन से 55 तक एक एग्जाम्पल होता है। जैसे कि बचपन में जो आपने पढ़ा है वो 55 तक आपको याद। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी होता है। क्रॉस सेक्शनल में हम टाइम देखते हैं। तो ए का क्या होगा हमारा? 4। ए का 4 सिर्फ एक ही में है, तो हमारा 3 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन 3। अब नेक्स्ट आगे भी देख लेते हैं। द पर्पस ऑफ दिस स्टडी क्या है? स्टडी का पर्पस क्या है? जब हम पर्पस देख रहे हैं किसी चीज का, मतलब थ्योरेटिकल है वो, तो क्या होगा हमारा? डिस्क्रिप्टिव स्टडी। सी क्या है? द टॉपिकल स्कोप ऑफ द स्टडी। टॉपिकल मतलब हम क्या देख रहे हैं? न्यूमेरिकल डेटा। स्टैटिकल स्टडी। ठीक है, अगर हमें नहीं भी पता है सी का 2 तो भी हम सही करेंगे आंसर, क्योंकि ये 3 पता है तो एक तो एलिमिनेट कर सकते हैं हम। डी क्या है? डिग्री टू विच द रिसर्चर क्वेश्चन हैज बीन क्रिस्टलाइज्ड। जब हम क्वेश्चन को क्रिस्टलाइज कर रहे हैं, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हम रख रहे हैं रिसर्च के पास, रिसर्चर के पास, तो वो क्या होगा? एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सप्लोरेटरी स्टडी। तो डी का 1 होगा। तो किसमें है? ऑप्शन थर्ड होगा इसका आंसर। टाइम डायमेंशन जो है हमारा क्रॉस सेक्शनल स्टडी में आएगा। पर्पस ऑफ द स्टडी किस में आएगा? जब हम थ्योरेटिकल के बारे में बात कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टडी। और टॉपिकल स्टडी क्या होगा? सी का 2 स्टैटिकल स्टडी। और जब हम रिसर्च क्वेश्चन डिग्री मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम रख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, जब किसी चीज का एक्सप्लोर करते हैं, दैट इज एक्सप्लोरेटरी स्टडी। आई होप ये जो स्टडी है वो आपने पढ़ा होगा रिसर्च में भी, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी है हमारा स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस स्टार्ट जो हमारा टॉपिक है उससे ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मैंने पेपर ही लिया है डायरेक्ट, क्योंकि पेपर से आपको समझ आया कि पेपर से ही मैंने लिया है, डाउनलोड किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो फर्स्ट है हमारा ऑप्शन ए। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इमीडिएट पेमेंट सर्विस की?
इमीडिएट पेमेंट सर्विस क्या होता है? टू इनेबल बैंक क्लाइंट्स टू यूज मोबाइल इंस्ट्रूमेंट्स एज चैनल फॉर एसेसिंग देयर बैंक अकाउंट एंड रिमिटेड फंड्स। मतलब कि बैंक क्लाइंट्स को इनेबल करना कि वो मोबाइल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कर सके, आपका बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सके, रिमिट कर सके फंड्स को। तो ये क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस का हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। टू बिल्ड द फाउंडेशन फॉर अ फुल रेंज ऑफ मोबाइल बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज। हम क्या कर सकते हैं? फुल रेंज बैंकिंग सर्विसेज ले सकते हैं मोबाइल की। टू सब सर्व द गोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से हम कर सकते हैं, आरबीआई का डिजिटल पेमेंट जो है वो गोल है। टू मेक पेमेंट सिंपलर विद द मोबाइल नंबर ऑफ द बेनिफिशियरी। हम क्यों करते हैं डिजिटल पेमेंट? जिससे कि हमारा सेफ हो और सिंपल वे में हम उन्हें कैश पेमेंट कर सके, मतलब पेमेंट कर सके। ठीक है, कैश तो हम नहीं करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सके। ठीक है, तो ये सारी क्या है हमारे ऑब्जेक्टिव से। ये क्या लिखा, यहाँ क्या लिखा हुआ? ई टू रिस्ट्रेन अ नेशन वाइड पेमेंट सिस्टम फैसिलिटेटिंग वन टू वन फंड ट्रांसफर। तो जहां भी आपको ये निगेटिव वर्ड दिख रहा हो, सबसे पहले आपको वो एलिमिनेट करना है। तो रिस्ट्रेन एक निगेटिव वर्ड है, रिस्ट्रिक्ट करना। मतलब जब आप रिस्ट्रिक्ट कर दोगे फंड ट्रांसफर को, तो वो ऑब्जेक्टिव कैसे हो सकता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस का? जब भी निगेटिव वर्ड है तो उसको तो आपको सबसे पहले एलिमिनेट करना है। तो ऑप्शन ए में भी ई है, बी में ई नहीं है, सी में भी ई है और डी में भी है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि आप एलिमिनेशन मेथड से भी इसे सही कर सकते थे। मे भी आपको सारा आंसर नहीं पता हो, लेकिन आप एलिमिनेशन मेथड्स यूज करके, नेगेटिव वर्ड को साइड करके, ये सब मेथड को यूज करके आप अपने आंसर को तक पहुंच सकते हो। ठीक है, ये सब ट्रिक आपको यूज करनी है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, ए बी सी डी। आप बैंक क्लाइंट से मतलब मोबाइल इंस्ट्रूमेंट चैनल एक्सेस ले सकते हो। और जो आरबीआई है उनका जो गोल है डिजिटल पेमेंट्स, हमारा पेमेंट जो है सिंपलर होता है मोबाइल नंबर से। तो ये सारे क्या है ऑब्जेक्टिव्स थे इमीडिएट पेमेंट सर्विस के, आईएमपीएस। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्या क्या है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है? आपने पढ़ा होगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इंट्रोडक्शन स्टेज आता है हमारा, फिर क्या होता है इंट्रोडक्शन स्टेज, फिर क्या होता है मैच्योरिटी। इंट्रोडक्शन आता है पहले, फिर ग्रोथ होता है, फिर क्या होता है हमारा मैच्योरिटी होता है, एंड देन फिर डिक्लाइन कर जाता है हमारा। ठीक है, तो ये जो चार फोर स्टेज है हमारा, वो होता है हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, जस्ट रफली मैं ड्रॉ की हूँ। ठीक है, तो ये जो है हमारा फोर स्टेज है। फोर स्टेज में क्या क्या होता है? इंट्रोडक्शन स्टेज, फिर क्या आता है हमारा ग्रोथ स्टेज, जिसमें हमारा मार्केट एक्सपेंड करता है, फिर मैच्योरिटी स्टेज कांस्टेंट हो जाता है, और फिर क्या डिक्लाइन कर जाता है मार्केट। ठीक है, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो कॉन्सेप्ट का क्या क्या एजम्पशन है पढ़ते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। ए क्या लिखा हुआ? प्रॉफिट्स रिमेन स्टेबल एट डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। क्या स्टेज, जो डिफरेंट स्टेज में हमारा प्रॉफिट सेम होता है? बिल्कुल नहीं। इंट्रोडक्शन स्टेज में हमारा प्रॉफिट बहुत कम होता है ना, क्योंकि हम उस टाइम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बहुत सारे सेलिंग कॉस्ट लगती है। तो ये हमारा जो स्टेज है इंट्रोडक्शन स्टेज में, हमारा प्रॉफिट बहुत कम होता है, लो प्रॉफिट। ठीक है, जब हम ग्रोथ स्टेज में आते हैं तो हमारा प्रॉफिट पीक लेवल पे होता है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट पीक लेवल पे होता है, फिर मैच्योरिटी स्टेज पे पीक लेवल पे होता है, फिर क्या होता है मार्केट धीरे धीरे डाउन होने लगता है। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है। तो ये ए ऑप्शन तो हमें इलिमिनेट करना है, तो ऑप्शन बी एंड सी तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ए बी मतलब बी सी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन वन और फोर बचा है, फोर वन और फोर को देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बी, प्रोडक्ट हैव अनलिमिटेड लाइफ। क्या प्रोडक्ट में अनलिमिटेड लाइफ होता है? बिल्कुल नहीं, लिमिटेड लाइफ होता है। क्योंकि जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल समझते हैं। फर्स्ट हमारा फोन आया था क्या? आईफोन 13 सपोज दैट। ठीक है, आईफोन 13 आया मार्केट में। ठीक है, अब आईफोन 13 आया तो मार्केट तो चल रहा था इंट्रोडक्शन स्टेज पे, फिर वो ग्रोथ पे चला गया। जब 14 आ गया मार्केट में, आईफोन 14, तो क्या सब आईफोन 13 लेंगे? बिल्कुल नहीं। तो लिमिटेड लाइफ ही है ना। आईफोन 13 का मार्केट पूरा डाउन चला गया, मार्केट जो है डिक्लाइन स्टेज पे चला गया। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट का क्या लिमिटेड लाइफ होता है या फिर अनलिमिटेड? अब आप ही बताओ, अनलिमिटेड लाइफ है या फिर लिमिटेड लाइफ? तो प्रोडक्ट का लिमिटेड लाइफ है, क्योंकि आईफोन 13 तब तक ही यूज करेंगे जो भी कंज्यूमर्स है, जब तक आईफोन 14 नहीं आएगा। जब आईफोन 14 आ गया तो सारे कंज्यूमर्स जो है शिफ्ट कर गए आईफोन 14 पे। तो हमारा जो मार्केट है वो डिक्लाइन कर गया। तो क्या हो गया हमारा? लिमिटेड लाइफ हो गया प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट हैव अनलिमिटेड लाइफ नहीं, प्रोडक्ट हैव लिमिटेड लाइफ होना चाहिए, तब ये आंसर सही होता। तो ए एंड बी एलिमिनेट करेंगे।
ए एंड बी जब हम एलिमिनेट करेंगे तो सी डी ई आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। पर हम देख लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है। प्रोडक्ट सेल पास थ्रू डिस्टिंक्ट स्टेज, ईच पोजिंग डिफरेंट चैलेंज, अपॉर्चुनिटीज एंड प्रॉब्लम टू द सेलर। तो प्रोडक्ट का जो है डिफरेंट स्टेज से वो पास करता है और सारे स्टेज में डिफरेंट डिफरेंट चैलेंज आते हैं और अपॉर्चुनिटीज आते हैं सेलर्स के टाइम पे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे कि आईफोन का एग्जांपल लेते हैं, पहले स्टार्टिंग स्टेज पे वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, ग्रोथ स्टेज से पीक लेवल पे हमारा प्रॉफिट है। फिर क्या हो रहा है, मैच्योरिटी स्टेज पे भी ठीक है। फिर क्या हो रहा है, हमारा मार्केट डिक्लाइन कर रहा है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम भी आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज भी आ रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज से क्रॉस करता है, पास करता है। तो सी नंबर हमारा तो बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे डी नंबर। डी क्या है, प्रोडक्ट रिक्वायर डिफरेंट मार्केटिंग। प्रोडक्ट में हमें मार्केटिंग की नीड होती है, फाइनेंशियल मैन्युफैक्चरिंग की नीड होती है और हमें स्ट्रैटेजी की नीड होती है, कैसे हम प्रोडक्ट को ग्रो करें। एंड जो हमारा यहाँ पे कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट था, वो उससे भी आप आंसर पता कर सकते थे। प्रोडक्ट हैव अनलिमिटेड लाइफ लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट हैव लिमिटेड लाइफ। तो जब दोनों है तो दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा, बी होगा या फिर ई होगा। तो ई होगा, क्योंकि प्रोडक्ट का जो है लिमिटेड लाइफ होता है, जो मैं अभी बताई हूँ। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, फोर। फोर इज करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेवेंट in deciding among different courses of action, the manager need to consider the different revenue cost of alternatives। तो इसका आंसर क्या होगा, ऐसे कौन से रिलेवेंट हैं जो हमारे लिए कोर्सेस ऑफ एक्शन मतलब डिफरेंशियल रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा ए एंड डी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, और इंक्रीमेंटल एंड मार्जिनल कॉस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिक्स एंड संक कॉस्ट, इकोनॉमिक स्केल ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा, 55 का 1, ठीक है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज्यादा आने लगे हैं, तो उस पर फोकस कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, given below are two statement, one is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R, ठीक है। assertion A है और reason R। Promoter invariably is the one who has been associated with the formation of a company। promoter वो होते हैं जो formation करते हैं कंपनी का, ठीक है। एंड रीजन क्या दिया हुआ, बिकॉज जब हमें रीजन चेक करना होता है तो हम क्या करते हैं, बीच में मतलब ये एडिशन के बाद हम बिकॉज लगा के चेक करते हैं। तो प्रमोटर इनवेरेबली इन वन हु हैज बीन एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। जब हम कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज प्रमोटर, बिकॉज अ प्रमोटर इज वन हु अंडरटेक्स टू फॉर्म अ कंपनी विद रेफरेंस टू गिवन ऑब्जेक्ट एंड हु टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू अकम्प्लिश द पर्पस। जो पर्पस है उसे फुलफिल करता है प्रमोटर, दैट इज नॉन एज फॉर, जो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में भी हेल्प करता है और जो नेसेसरी स्टेप्स लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए 1, ठीक है। तो 56 का 1 होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 को मैच करना है, ठीक है। तो जो हमारा प्रोविटेड होता है, कौन कौन सा प्रोविटेड है, बहुत सारी चीजें प्रोविटेड है हमारे एफडीआई लिमिटेड में, लाइक ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, ये हमारा प्रोविटेड है। जैसे कि एटम्स जो है वो सब हमें एफडीआई परमिटेड नहीं है। तो ये सारे क्या है, स्मगलिंग वगैरह परमिटेड नहीं है। तो ये क्या होगा, ए का क्या होगा, टू। ए का 2 से ही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पता है टीडीआर जो है ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स प्रोविटेड है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए का 2। ए का 2 एक ही में है, फिर भी हम आगे देख लेते हैं। मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग, इसे आपको लर्न करना होगा, इसका कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग जो है वो ए का 2 होगा, बी का क्या है 3। मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग 51% ऑटोमेटिक रूट में है, ठीक है। और क्या है, सैटेलाइट जो है हमारा वो, इसमें 100% है हमारा ऑटोमेटिक रूट, और पेट्रोलियम पे हमारा 49% है। तो ये 4 जो है, और भी बहुत कुछ है, लेकिन आपको ये 4 एटलीस्ट आपको लर्न करना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। तो होप्स हो कि ऐसा क्वेश्चन और भी आ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, टीडीआर जो है वो प्रोविटेड है। एफडीआई में अंडर ऑटोमेटिक रूट, मतलब ऑटोमेटिक रूट में परमिटेड नहीं है टीडीआर, ठीक है। एफडीआई में अलाउड नहीं है टीडीआर। मल्टीपल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में जो है वो उसमें 51% अलाउड है। सैटेलाइट में हमारा 100% अलाउड है। सैटेलाइट में आप एफडीआई कर सकते हो कहीं पे भी, ठीक है।
पेट्रोलियम में आपका 49% है, तो ये आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीडीआर, टीडीआर में प्रोविडेड है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। 58 में क्या है, मल्टीपल ट्रेड नेगोशिएशन अंडर गेट एंड डब्ल्यूटीओ इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, एक बार नहीं बहुत बार आया है ये क्वेश्चन, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इस राउंड को आपको एक और लर्न करना होगा। तो राउंड को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब कि सबसे फर्स्ट में क्या आएगा, फिर लास्ट में क्या आएगा। फर्स्ट में क्या आता है हमारा एनएसई। एनएससी राउंड जो हमारा 1949 में आया था। टर्की राउंड हमारा 1950 टू 51 में आया था। कैनेडी राउंड 1964 टू 67 में आया था। और जो दोहा राउंड है वो 2001 में आया था लास्ट में। और टोक्यो राउंड जो है हमारा 1973 टू 1979 के बीच आया। तो सबसे पहले क्या आया था, एनएससी, तो सी होगा सबसे पहले। और लास्ट में क्या आया था, दोहा। दो से ही हमारा बन जाएगा, सबसे पहले एनएससी और लास्ट में दोहा। दोहा बी में है, दो में है अभी, बट सबसे फर्स्ट क्या होता है, एनएससी। एनएससी आएगा, फिर टर्की राउंड आती है, फिर कैनेडी आती है, एंड फिर क्या आती है, टोक्यो, एंड देन दोहा राउंड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, वन। ऑप्शन वन इज अ करेक्ट आंसर। गेट और डब्ल्यूटीओ की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बतानी थी, क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो सबसे पहले हमें एनएससी आती है, जो हमारी एस्टेब्लिश्ड आई मीन हुआ था। राउंड कब हुआ था, 1949 में फ्रांस में ये एनएससी राउंड हुआ था, ठीक है। बट टर्की राउंड कब हुआ था, 950 में हुआ था, यूके में। फिर हमारा टोक्यो राउंड, कैनेडी राउंड कब हुआ था, 67 में हुआ था। और टोक्यो राउंड कब हुआ था, 1973 टू 79 में। और दोहा राउंड 2001 में हुआ। तो लास्ट ऑप्शन याद रखना आपको, दोहा राउंड 2001 में हुआ था, एनएससी राउंड 1949 में फ्रांस में हुआ था। तो सबसे फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन आपको पता है तो हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर होगा इसका वन, ठीक है। When a target company makes a counter bid for the stock of the bidder, द डिफेंस स्ट्रेटजी डिफेंसर। जब कोई टारगेट कंपनी काउंटर बिड करती है स्टॉक और बिडर के लिए, डिफेंसिंग स्ट्रेटजी को क्या बोलते हैं, उस डिफेंसिव स्ट्रेटजी को बैकमेंट डिफेंस बोलते हैं। इसे आपको लर्न करना होगा, क्योंकि ये एक न्यू टर्म है। बैकमेंट डिफेंस का मतलब होता है ऐसी टारगेट कंपनी स्ट्रेटजी जो हॉस्टाइल टेकओवर को बिड देती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, identify the source of oligopoly which is also applicable to monopoly firms। कौन से सोर्स है जो मोनोपोली और ओलिगोपोली दोनों में अप्लाई होते हैं। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल में ऑपरेट ओवर अ स्मॉल रेंज ऑफ आउटपुट, ऐसा कुछ नहीं है। ओलिगोपोली का मतलब फ्यू मार्केट्स होता है, मोनोपोली में जिसमें सिंगल सेलर होता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इसमें नहीं आएगा। स्मॉल रेंज ऑफ आउटपुट, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्पेशलाइज्ड इनपुट्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर द मार्केट। हाँ, तो ये ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी हम करते हैं, और स्पेशलाइज्ड इनपुट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है मार्केट एंटर करने में, ओलिगोपोली में और मोनोपोली में भी। लार्ज फर्म्स में और आप पेटेंट, लार्ज फर्म्स नहीं होते ओलिगोपोली में, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं थ्री। न्यू फर्म्स हैव चांस टू विन कस्टमर लॉयल्टी, ये भी नहीं है। इसका आंसर होगा ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड to enter the market and specialized inputs are required to enter the market into oligopoly are also applicable to monopoly firm। तो इसका आंसर होगा टू, ऑप्शन टू, ठीक है। तो ये सारे थे। और नेक्स्ट क्लास में हम और नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देख